उर्दू नावल मसीहा की दूसरी किस्त। शाम को नाइमा आपी और इसरार भाई आ गए थे, लेकिन वो तबीयत ख़राब का बहाना करके कमरे से नहीं निकली। मगरिब की अजान होने लग गई थी। इसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और बड़ी मुनहमक होकर रो रो कर दुआ मांग रही थी। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, वो यकदम से डर गई। कौन? खौफ से इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। इसको इसरार भाई की बेबाक और गंदी हिर्स भरी नज़रों से खौफ आता था। वो जब भी आते थे, इसकी गंदी नज़रें बिया का ही तवाफ़ करती थी। इसलिए तो जब वो लोग आते थे, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। बिया आपी, क्या हुआ? बाहर से रायमा की परेशान सी आवाज़ आई। इसने जल्दी से दुआ मांगकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा और चेहरे से आंसू साफ करके उठकर दरवाज़ा खोल दिया। आप कुछ परेशान सी हैं? रायमा ने इसकी रोई हुई आंखें देखकर सवाल किया। नहीं तो तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, वो जल्दी से हल्का सा मुस्कुराकर बोली। आपको नाइमा आपी और अम्मी बुला रही हैं। वो बहुत गुस्सा हैं आप पर। उसने आबदा मम्मी का पैगाम इसको दिया। मैं अभी आती हूँ, वो लड़खड़ाती आवाज़ में आहिस्ता से बोली। जल्दी आए आपी, वो कहकर फ़ौरन चली गई। रायमा के जाने के बाद इसने शाल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटी और कमरे से बाहर निकल आई। उसका रुख मामी के कमरे की तरफ था। वो खुद को इन दोनों की डांट खाने के लिए तैयार करके जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने कमरे में कदम रखते ही सबको मुश्तरका सलाम किया। सामने ही सोफे पर इसरार भाई बैठे थे। इसको देखकर उनकी आंखों में शैतानगी चमकने लगी थी। वो गहरी नज़रों से देखते इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। आइए आइए साली साहिबा, आप तो हमें देखकर कमरे में ही छुप गई। हम आपको खा थोड़ी जाएंगे, कुछ देर हमारे पास भी बैठे। इनकी बातें सुनकर रायमा और नाइमा ने भी बिया की तरफ देखा। वो घबराई हुई थी और बार बार शाल को अपने गिर्द सेट कर रही थी। रायमा जल्दी से इसकी मदद को बोली। ऐसी बात नहीं है इसरार भाई, इनकी तबीयत नहीं थी, इसलिए वो कमरे में थी। अरे क्या हुआ साली साहिबा? उनके लहजे में बिया के लिए फिक्र देखकर नाइमा ने पहलू बदला और खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। आबदा मम्मी भी ये सब देखकर गुस्से से बिया की तरफ पलटी। यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ किचन को देखो। वो खुद भी वहां से भागना चाहती थी। उनका हुक्म मिलते ही वहां से सरपट भागी, जबकि इसरार की हवस भरी नजरों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। ये बात रायमा से छुपी नहीं रह सकी थी। वो भी वहां से उठकर बिया के पीछे चली गई। सफ्तर अली और जकिया दो ही बहन भाई थे। जकिया की शादी अहमद अली से और सफ्तर की शादी आबदा से हुई थी। जकिया की एक बेटी थी अनाबिया, जबकि सफ्तर अली की दो बेटियां थीं, बड़ी नाइमा और छोटी रायमा। नाइमा की 2 साल पहले शादी कर दी थी। वो अनाबिया से बड़ी थी, बिल्कुल अपनी माँ की परतौ थी। जबकि रायमा बिया से 4 साल छोटी थी। वो यूनी में पढ़ रही थी। इसका एमए एजुकेशन का लास्ट सेमेस्टर था। वह बहुत बहुत प्यारी और सुलझी हुई थी, बल्कि अनाबिया की कापी लगती थी। 4 साल पहले अनाबिया के वालिद की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो इन दोनों माँ बेटी को रोते छोड़कर इस दुनिया फानी से चल बसे। तब अनाबिया एफए के पेपर दे रही थी। शौहर के इंतकाल के सदमे से जकिया बीमार रहने लग गई थी। बहन का दुख और बीमारी देखकर सफ्तर अली ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने घर ले आए। वो एक प्राइवेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में मुलाजमत करते थे। काम की वजह से कभी किसी शहर तो कभी किसी, इनका आना जाना लगा रहता था। घर इनका अपना था, तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, लेकिन महंगाई के इस दौर में तनख्वाह जितनी भी हो फिर भी कम थी। लेकिन उनका गुजर बसर अच्छा ही हो रहा था। उनकी बीवी आबदा बहुत तेज तरार खातून थी। वो इन दोनों माँ बेटी के आने पर खुश नहीं थी। पहले पहल तो इसने बहुत नाक भून चढ़ाए, इनको ताने दिए, बातें सुनाई, लेकिन फिर जब इसको मुफ्त की 2 नौकरानियाँ मिली तो वो भी खामोश हो गई। लेकिन अपनी तेज ज़ुबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आई थी। वो माँ बेटी सारा दिन घर के काम करती, लेकिन फिर भी इनको ढेरों बातें और ताने सुनने को मिलते थे।
6 माह पहले ज़किया का भी इंतकाल हो गया था और वो मुकम्मल तौर पर यतीम हो गई। उसको माँ का जो सहारा था वो भी ख़त्म हो गया और वो पूरी पूरी आबदा की जहरीली बातों के रहम करम पर आ गई थी। अब सारे घर का काम, हांडी रोटी, बर्तन, सफाइयाँ इस अकेली की जिम्मेदारी थी। पहले तो ज़किया भी इसके साथ कुछ ना कुछ मदद कर देती थी, लेकिन अब तो 6 माह हो गए थे, वो बेचारी भी इस जालिम समाज और बेरहम दुनिया से रुखसत हो गई थी। डाइनिंग हॉल में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी, बस छुरी और कांटे की आवाज़ें आ रही थीं। हालांकि इस वक्त वहाँ 3 लोग मौजूद थे, लेकिन तीनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे। 24 घंटों में यही एक वक्त था जब इस अजीम शान इमारत जिसके माथे पर शाह विला लिखा था के मकीनों को मिल बैठने का मौका मिलता था। लेकिन इस वक्त में भी वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी बातें ही करते थे। दारैन को ये शाह विला कम और ज़रूरत विला ज़्यादा लगता था। कभी कभी इसका दिल करता कि वो इसका नाम भी ज़रूरत विला ही रखते, लेकिन फिर इस घर के मकीनों पर रश कौन करता जो कि दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के लिए जाने जाते थे। लेकिन प्यार और जज्बात के मामले में वो किसी खनकते हुए बर्तन की तरह खाली थे। दरअसल इस महल में रहने वाले लोगों की रिश्ते की बुनियाद भी ज़रूरत पर रखी गई थी। हैदर अली शाह और शाहाना की शादी इनके वालिदैन ने अपने बिजनेस की साख को मजबूत रखने के लिए की थी, ये जाने बगैर कि इन दोनों के ख्यालात और मिजाजों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। और वो दोनों ही गुस्सैल, खुदसर और ज़िद्दी थे। वो दोनों ही 50-50% के मालिक थे। अगर हैदर अली तलाक देते तो वो इससे महरूम हो जाते, और अगर शाहाना खुद तलाक मांगती तो वो भी इस दौलत से महरूम हो जाती। इसलिए वो इस रिश्ते को ना चाहते हुए भी निभाने पर मजबूर थे। ये उनके वालिदैन की चालाकी थी या इन दोनों की बदनसीबी, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रहने पर मजबूर थे। और इस तरह जो घर वजूद में आया वो प्यार और जज्बात से खाली और बिखरा हुआ था। दारैन की पैदाइश ने भी इन पर कुछ असर नहीं किया। इसका सारा बचपन ही माँ बाप की मोहब्बत पाने को तरसते हुए गुजरा, लेकिन सिर्फ बचपन। बाद में दारैन हैदर भी माँ बाप के रंग में रंग गया। वो भी बेहिस और कठोर बन गया था। अब इसके लिए भी दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा हर चीज़ से बढ़कर था। लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर इसकी इंसानियत जाग ही जाती थी और इसके अंदर भी जिंदा इंसानों वाले एहसासात और जज्बात आ ही जाते थे। इसने अपने बाप के साथ बिजनेस करने की बजाय अलग से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और दिन रात की मेहनत और लगन से वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनने में कामयाब हो गया था। इसकी शानदार शख्सियत और गैर मामूली सलाहियतों ने इसको बहुत से नौजवानों का आइडियल और बहुत से दिलों की धड़कन बना दिया था। वो भी इन सब दिलों से खेलना अपना हक समझता था, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। मुस्तकिल बुनियाद पर किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इसमें हौसला नहीं पड़ता था कि कहीं इसकी टूटी बिखरी शख्सियत से एक और टूटा बिखरा घर न जन्म ले ले। लेकिन फिर भी इसके दिल के किसी कोने में एक आसूदा सी ख्वाहिश जन्म लेती थी कि इसका भी एक खूबसूरत सा घर हो जहाँ इसका ख्याल रखने वाली और इससे मोहब्बत करने वाली बीवी हो। लेकिन वो बस ऐसा सोचकर ही रह जाता था। इसकी 28वीं सालगिरह पर मिसेस शाह ने भी अपनी तमाम तर शख्सी आज़ादी को एक तरफ रखकर इसको शादी के बारे में कहा था, तो इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दर आई थी। वो बस सोच कर रह गया कि इस लफ्ज़ को शादी से मुतनफ़र करने वाली और औरत ज़ात से बेएतबार करने वाली वही तो थी जो कि इसकी अम्मा होने का दर्जा रखती थी। वो अपनी औलाद के सामने ही अपनी बर्बादियों की दुहाइयाँ और अपने शरीके सफ़र की ज़ात की धज्जियाँ नहीं बिखेरना चाहता था जिस तरह इसके वालिदैन करते थे। एक जैन ही था जो इसको बहुत अच्छी तरह जानता और समझता था। वो एक लावारिस था जिसको दारैन ने अपना भाई बनाया हुआ था और इससे 5 साल छोटा था, लेकिन इन दोनों में बनती बहुत ज़्यादा थी। इन दोनों की जान थी एक दूसरे में। वो भी इस ज़रूरत विला में रहता था। अभी भी शाहाना बेगम, हैदर शाह और जैन तीनों डाइनिंग हॉल में बैठे थे, लेकिन दारैन का कुछ अता पता नहीं था। हैदर अली ने एक नज़र डाइनिंग टेबल की खामोश फिजा पर डाली और लब भेज लिए। तभी इनकी नज़र तेजी से सीढ़ियां उतरते दारैन पर पड़ी। दारैन, वो जो निक से तैयार एक हाथ में ऑफिस बैग थामे दूसरे हाथ से सेल कान से लगाए किसी से बात करता बड़ी उजलत में सीढ़ियां उतर रहा था, इसके कानों से हैदर अली शाह की रोबदार आवाज़ टकराई। तेजी से उठते इसके कदम ठटक कर रुक गए। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जी पापा, कुछ काम था आपको? नहीं,
इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उन्होंने खुद ही सवाल किया। 2-3 दिनों से इनका दारैन से सामना नहीं हुआ था। आज हुआ भी तो वो काफ़ी उजलत में था। हाफिज, उसने मुख्तसर जवाब दिया। चलो नाश्ता कर लो हमारे साथ, फिर चले जाना, उन्होंने नरमी से कहा। ओके। इसने भी किसी किस्म की बहस किए बगैर बैग लाउंज में पड़े टेबल पर रखा और खुद डाइनिंग टेबल पर जैन के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। भाई, फिर आज का क्या प्लान है? फिलहाल तो कुछ नहीं, तुम यूं ही जाओ, वहाँ से फ्री होकर वापस आ जाना। जो भी प्लान हुआ वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं भी काफ़ी जल्दी में हूँ। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने के साथ साथ जैन से बातें भी कर रहा था। शाहाना बेगम और हैदर शाह खामोशी से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। क्या चल रहा है आजकल? बहुत बिजी हो? 2-3 दिन से नज़र ही नहीं आए। हैदर शाह ने मुदाखलत करके इसकी मसरूफियत का पूछा। काम काम एंड काम। यू नो पापा, दारैन हैदर की लाइफ में जस्ट काम ही है और कुछ भी नहीं, उसने अज़ली संजीदगी से जवाब दिया। वो आजकल एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बिजी था। अपने पापा को भी कुछ अकल दे दो ताकि वो भी इधर उधर मुंह मारने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। कब से खामोश बैठी शाहाना बेगम ने हैदर शाह को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए इससे कहा। इनकी बात पर दारैन और जैन ने तो नॉर्मल अंदाज में इनकी तरफ देखा, क्योंकि वो इनका रोज़ का मामूल था, जबकि हैदर शाह का पारा गुस्से से चढ़ गया। शट अप, अपनी बेहुदा बकवास बंद करो, वो एकदम से धाड़े। ये बकवास नहीं बल्कि सच है। जो कुछ आप करते फिर रहे हैं वो मैं तो क्या पूरा शहर बल्कि मुल्क जानता है। वो भी इनके अंदाज में ही गुस्से से बोली। तो भाड़ में जाए सब, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, उन्होंने शदीद तैश में आते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त जवान औलाद के सामने बच्चों की तरह लड़ रहे थे, मुलाजमीन की परवाह किए बगैर। ये इनका रोज का मामूल था। अब तो इन सब को भी इस सब की आदत हो गई थी। हाँ, सही कहा, बेशर्मों को किस बात की परवाह होनी। कुछ शर्मो हया किया करें, जवान औलाद है आपकी। वो अपनी नफासत और सारा सलीका एक तरफ रखे बदजुबान और जाहिल औरतों की तरह बोली। तुम इंतहाई जाहिल, बदतमीज़ और जुबान दराज औरत हो, और तुम्हारी यही आदतें मुझे बाहर जाने पर मजबूर करती हैं, समझी तुम? वो भी सब कुछ वालाए ताक रखकर चीखे, जबकि दारैन और जैन नॉर्मल अंदाज में नाश्ता कर रहे थे। और आप भी इंतहाई जिद्दी, खुदसर और आवारा किस्म के इंसान हैं, जो घर छोड़कर बाहर के गंद पर मुंह मारते हैं। वो भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। इनको लड़ते देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये आला खानदान के पढ़े लिखे लोग हैं। शट अप, वो धाड़े। ओके पापा, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आप चलेंगे या नहीं? दारैन नॉर्मल अंदाज में नैपकिन से हाथ साफ करके उठ खड़ा हुआ। जैन, तुम चल रहे हो मेरे साथ या बाद में आओगे? वो जैन की तरफ मुड़ा और उसके जवाब देने से पहले ही लंबे लंबे ढक भरताल लाउंज पे पहुंच गया था। हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इस बेवकूफ़ और जाहिल औरत के होते हुए भला कोई सुकून से नाश्ता कर सकता है? इस जाहिल औरत ने अपनी फजूल बकवास से सुबह सुबह ही मूड खराब कर दिया। वो भी गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहां से उठ गए। इनके पीछे ही जैन भी उठ गया था, जबकि डाइनिंग टेबल पर अब शाहाना बेगम अकेली ही बेचौताब खाकर रह गई। फिर कुछ देर चौधरी हैदर को बुलाकर कहने और कोसने के बाद वो भी वहां से उठ गए। सफ्तर साहब, क्या हुआ? आप काफ़ी परेशान से लग रहे हैं, खैर तो है ना? सफ्तर अली अपने कमरे में बहुत बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। परेशानी इनके चेहरे पर वाज़ेह थी, जो कि आबदा ने कमरे में दाखिल होते ही देख ली थी। हाँ, वो बात ही कुछ ऐसी है, वो चौंक कर माथे को मसलते हुए बोले। अल्लाह खैर, हुआ क्या है? कुछ बताए तो सही। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? उनका हाथ भी परेशानी से कलेजे पर जा पड़ा था। वो दरअसल बात यह है कि कंपनी वाले मुझे कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर भेजना चाह रहे हैं। उन्होंने आबदा को अपनी परेशानी की वजह बताई, जिसको सुनकर वो भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी।
लेकिन क्यों, किस लिए? काम तो यहाँ भी हो रहा है। पता नहीं मुझे। फिर आपने क्या कहा? उन्हें फिक्र सी हुई। कुछ नहीं, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, और प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी हैं। उन्होंने तफसील से बताया तो इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। तो सफ्दर साहब, आप बेफिक्र होके जाएं, घर की फिक्र ना करें, मैं हूं ना। बाकी बातें कल करेंगे, अभी मुझे नींद आई है, उन्होंने आहिस्ता से कहा, और फिर खामोशी से बेड पर लेटकर दूसरी तरफ करवट बदल ली। सफ्दर साहब, बात सुने। कुछ याद आने पर आबिदा ने इन्हें पुकारा। हाँ, अब क्या हो गया? उन्होंने बेजारी से पूछा। इनका मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि वो घर को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो आज नाइमा आई थी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो वो बिया को अपने घर लेकर जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए। ये क्या कह रही हो आबदा? ऐसे कैसे जवान लड़की को मैं इनके घर भेज दूं? वो इनकी बात सुनकर करंट खाकर उठ बैठे। अरे सफ्दर साहब, वो गैरों का घर थोड़ी है, हमारी बेटी का घर है, और 2 साल बाद वो माँ बनने वाली है। अगर काम करते हुए कोई ऊंच नीच हो गई तो? उन्होंने सफ्दर साहब को धीमी आवाज़ में बड़ी रसानियत से समझाया। वो भी इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। क्या हुआ? अब किस सोच में पड़ गए हैं आप? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ बेशक वो हमारी बेटी का घर है, लेकिन ऐसे किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, आजकल तो किसी अपने पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। इनको अगली फिक्र ने सताया। कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पर भरोसा रखें। वो इनको मनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, हम कल बात करेंगे इस मौजू पर, उन्होंने संजीदगी से कहा, और फिर लेट गए। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुने, वो सफदर अली को सोते देखकर झंझला कर बोली। इन्हें नाइमा की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और बिया को वहाँ भेजना चाहती थी हर हाल में। कहा ना, लाइट बंद करो और सो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, पहले ही बहुत रात हो गई है, कल बात करेंगे। सफदर साहब गुस्से से बोले और कंबल मुंह तक ओढ़कर करवट बदल गए। हाँ हाँ, मेरी बातें तो आपका दिमाग ख़राब करती हैं। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती लाइट ऑफ करके बेड की दूसरी तरफ लेट गई, लेकिन इन्हें इस बात का यकीन था कि सफदर साहब मान जाएंगे।